5 ऐसे नेता जिन्होंने अमित शाह से पंगा लिया और राजनीतिक रूप से भारी नुकसान झेला। आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 5 पर आते हैं हार्दिक पटेल जी, जिन्होंने साल 2015 में जब राजनीति के मैदान में कदम रखा था तो लगा था कि गुजरात की सत्ता के चूल्हे हिलाकर ही दम लेंगे। महज 22 साल की उम्र में लाखों की भीड़ जुटाकर इन्होंने पाटीदार आरक्षण का ऐसा बिगुल फूंका कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जी की कुर्सी तक डोल गई। उस वक्त गुजरात की सियासत के असली सूत्रधार अमित शाह जी थे और हार्दिक पटेल जी ने सीधे शाह के गढ़ में घुसकर ललकारना शुरू कर दिया। मंचों से तीखे भाषण, खुली चेतावनियां और खुद को सरदार पटेल का वारिस साबित करने का जुनून। हार्दिक जी जोश में होश खो बैठे। फिर क्या था, चाणक्य नीति ने अपना काम शुरू किया। हार्दिक जी पर एक के बाद एक मुकदमों की झड़ी लग गई, जिसमें देशद्रोह जैसा संगीन मामला भी शामिल था। उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी और 6 महीने के लिए अपने ही गृह राज्य गुजरात से तड़ीपार तक होना पड़ा। अमित शाह जी ने एक तरफ कानून का शिकंजा कसा और दूसरी तरफ पाटीदार समाज के वरिष्ठ नेताओं और धार्मिक ट्रस्टों को साथ कर आंदोलन की हवा निकाल दी। EWS का 10% आरक्षण देकर आंदोलन की असली मांग की धार ही कुंद कर दी। हार्दिक जी को लगा कि कांग्रेस में जाकर वे अमित शाह जी को पटखनी दे देंगे, इसलिए कांग्रेस में शामिल हुए और कार्यकारी अध्यक्ष भी बने। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में बिना जनाधार का सेनापति किसी काम का नहीं होता। कांग्रेस में उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिली और आंदोलन के पुराने साथी उन्हें गद्दार कहने लगे। अंत में साल 2022 में वही हुआ जो शाह की डायरी में शायद पहले ही तय था। जिस भाजपा और अमित शाह जी को वो पानी पी पी कर कोसते थे, उसी भाजपा का भगवा पट्टा पहनकर हार्दिक जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आज हार्दिक पटेल जी भाजपा के एक साधारण विधायक हैं जो पार्टी में पिछली कतार में हाथ बांधे खड़े रहते हैं। उनका यह विद्रोही तेवर, वह लाखों की भीड़ जुटाने वाला रुतबा और स्वतंत्र राजनीति के वजूद पूरी तरह धूल में मिल चुका है। लेकिन हार्दिक जी की कहानी तो बस एक शुरुआत थी। सोचिए उस नेता का क्या हश्र हुआ होगा जिसने सीधे संघ और VHP की गद्दी पर बैठकर शाह को चुनौती देने की भूल की थी। नंबर 4 पर आते हैं प्रवीण तोगड़िया जी, जो कभी गुजरात से लेकर दिल्ली तक हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े और बेबाक चेहरे माने जाते थे। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तोगड़िया जी का खौफ ऐसा था कि उनके एक बयान से सरकारें हिल जाती थीं। पेशे से कैंसर सर्जन तोगड़िया जी को लगता था कि हिंदू वोटों का असली रिमोट कंट्रोल सिर्फ उनके हाथ में है। यहीं से शुरू हुई उनकी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से वर्चस्व की जंग। तोगड़िया जी खुद को संगठन से ऊपर समझने लगे और गुजरात से लेकर केंद्र तक भाजपा की नीतियों पर खुलेआम सवाल उठाने लगे। जब 2014 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो तोगड़िया जी ने सोचा कि वे इस सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन वे भूल गए कि सामने अमित शाह जी बैठे थे जो समानांतर सत्ता केंद्र कभी बर्दाश्त नहीं करते। शाह ने सीधे टकराव के बजाय VHP के भीतर ही तोगड़िया जी की जमीन खिसकाने की बिसात बिछाई। 2018 में VHP के इतिहास में पहली बार चुनाव हुई और शाह की सांगठनिक मशीनरी ने तोगड़िया जी के पूरे गुट को संगठन से बाहर फेंक दिया। इस बेदखली से पहले तोगड़िया जी का वह ड्रामा पूरा देश देख चुका था, जब वे अचानक लापता हो गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कैमरे के सामने रोते हुए आरोप लगाया कि अमित शाह जी की पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है। VHP से बाहर होने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और हिंदू निर्माण दल जैसे नए मोर्चे खोले, पर नतीजा सिफर रहा। आज प्रवीण तोगड़िया जी की हालत न घर के रहे न घाट के जैसी हो चुकी है। वे देश भर में घूम घूम कर बयान देते रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। उनका सियासी वजूद पूरी तरह से शून्य हो चुका है।
अपनों को ठिकाने लगाने का यह तजुर्बा जितना हैरान करने वाला था, उससे भी ज्यादा खौफनाक दास्तान भाजपा के उस सबसे ताकतवर संगठन मंत्री की है जिसने कभी मोदी शाह की जोड़ी को गुजरात से बाहर करवा दिया था। नंबर 3 पर आते हैं संजय जोशी जी, जो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के सबसे ताकतवर रणनीतिकारों में गिने जाते थे। 90 के दशक में जब गुजरात भाजपा में सत्ता की बिसात बिछ रही थी, तब संजय जोशी जी संगठन के सर्वे सर्वा थे। वे सादगी की मिसाल माने जाते थे, स्कूटर पर चलते थे और कार्यकर्ताओं की नब्ज पहचानते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बढ़ते कद से असहज थे। 1990 के दशक के आखिर में जब गुजरात भाजपा में शंकर सिंह वाघेला जी की बगावत के बाद अंदरूनी कलह मची, तो संजय जोशी जी ने ऐसी बाजी चली कि नरेंद्र मोदी जी को गुजरात छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। मोदी और शाह इस निर्वासन को कभी नहीं भूले। साल 2001 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री बनकर गुजरात लौटे, तो जोशी जी को दिल्ली संगठन में भेज दिया गया। इसके बाद साल 2005 में मुंबई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान एक कथित विवादित सीडी सामने आई, जिसने संजय जोशी जी के सियासी करियर पर बिजली गिरा दी। हालांकि बाद में पुलिस जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन राजनीति में दाग लगते ही खेल खत्म हो जाता है। साल 2012 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने थे, तब अमित शाह और मोदी जी ने भाजपा आलाकमान के सामने सीधी शर्त रख दी कि अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संजय जोशी जी रहेंगे तो वे चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अमित शाह जी के सख्त घेराबंदी के आगे तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी जी को भी झुकना पड़ा और संजय जोशी जी से इस्तीफा ले लिया गया। दिल्ली की सड़कों पर जोशी जी के समर्थन के पोस्टर लगे, संजय जोशी लाओ देश बचाओ के नारे गूंजे, लेकिन शाह के चक्रव्यूह ने भाजपा के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। आज संजय जोशी जी दिल्ली में गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। वे संघ की शाखाओं में जाते हैं, छोटे मोटे धार्मिक आयोजनों में दिखते हैं, लेकिन भाजपा के मुख्य दफ्तर का रुख करने की स्थिति में भी नहीं है। पार्टी के भीतर की यह खामोश जंग तो अंदरूनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में 25 साल पुराने रिश्ते को तोड़कर जो बगावत की गई थी, उसका अंजाम तो पूरे देश ने लाइव देखा। नंबर 2 पर आते हैं उद्धव ठाकरे जी, जिनकी कहानी राजनीति में अति आत्मविश्वास और गलत समय पर गलत दांव लगाने की सबसे बड़ी मिसाल है। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नतीजे आते ही उद्धव ठाकरे जी के मन में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाग उठी। उन्होंने भाजपा के साथ ढाई साल के मुख्यमंत्री पद के तथाकथित 50-50 फॉर्मूले का राग अलाप दिया और सीधे अमित शाह जी पर बंद कमरे में वादा करके मुकरने का सार्वजनिक आरोप लगा दिया। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी की दशकों पुरानी हिंदुत्व की विचारधारा को दरकिनार करके धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गए। उद्धव जी को लगा कि उन्होंने अमित शाह जी को मात दे दी है, लेकिन राजनीति में हर चाल का जवाब वक्त आने पर मिलता है। अमित शाह जी ने 2.5 साल तक शांत रहकर सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही मौका मिला, जून 2022 में वह सियासी भूचाल आया जिसकी कल्पना मातोश्री ने सपने में भी नहीं की थी। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 40 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद किया और सूरत से गुवाहाटी होते हुए ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बर्बादी यही नहीं रुकी। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मान लिया और ठाकरे परिवार से उनके पिता का बनाया नाम और ऐतिहासिक धनुष बाण चुनाव चिन्ह तक छीन लिया, जिस मातोश्री के सामने कभी महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता नतमस्तक होते थे, आज उद्धव ठाकरे जी अपने बचे कुचे अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस एनसीपी के जूनियर पार्टनर बनकर रह गए हैं। उद्धव जी ने तो कुर्सी और सिंबल कमाया, लेकिन अब मिली उस सबसे बड़े कद्दावर नेता से जिसने कभी अमित शाह जी को जेल भिजवा कर तड़ी पार करवाया था और फिर वक्त का ऐसा पहिया घुमा कि खुद तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। नंबर 1 पर आते हैं पी चिदम्बरम जी, जो कभी यूपीए सरकार के सबसे ताकतवर गृह मंत्री और वित्त मंत्री हुआ करते थे।
हार्वर्ड से पढ़े लिखे देश के सबसे महंगे बली वकीलों में शुमार चिदम्बरम जी का रुतबा दिल्ली के लुटियंस जोन में ऐसा था कि बड़े बड़े नेता उनके सामने बोलने से कतराते थे। साल 2010 में जब सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस की जांच चल रही थी, तब केंद्र में गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ही थे। उस वक्त सीबीआई ने गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, शाह को गुजरात से बाहर रहने यानी तड़ी पार करने का फरमान तक सुनाया गया। शाह और भाजपा ने इस खुलेआम चिदम्बरम जी के सियासी बदले की करार दिया, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। साल 2014 में सत्ता बदली और फिर 2019 में जब भाजपा दोबारा प्रचंड बहुमत से आई तो गृह मंत्रालय के उसी कुर्सी पर अमित शाह जी विराजमान हुए। गृह मंत्री बनते ही शाह ने पुरानी फाइलों पर धूल जमने नहीं दी। INX मीडिया और एयरसेल मैक्सिस जैसे मामलों में सीबीआई और ईडी का शिकंजा तेजी से कसने लगा। 21 अगस्त 2019 की वह शाम कोई नहीं भूल सकता, जब दिल्ली के जोरबाग स्थित चिदम्बरम जी के आलीशान बंगले की दीवारें फंद कर सीबीआई के अधिकारी अंदर घुसे। चिदम्बरम जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जिस नेता ने कभी देश की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल का प्रशासन संभाला था, उसी नेता को 106 दिनों तक उसी तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे रातें काटनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक देश के नामी वकीलों की फौज भी उन्हें महीनों तक जमानत नहीं दिला सकी। आज पी चिदम्बरम जी जमानत पर बाहर जरूर हैं, लेकिन उनके ऊपर मुकदमों की तलवार लगातार लटक रही है। उनका वह पुराना दबदबा, राष्ट्रीय राजनीति में असर और कानूनी अभामंडल पूरी तरह बिखर चुका है और वे केवल अदालती पेशियों और सीमित बयानों तक सिमट कर रह गए हैं।